हेलो दोस्तों, तो आज का हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सीनियरिटी के लिए पढ़ेंगे। एक भाई का कमेंट आया था कि सीनियरिटी डीपीसी वगैरह ये सब कराइए, तो आज हम सीनियरिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सीनियरिटी जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने सुना होगा डिपार्टमेंट में कि सीनियर जूनियर इस तरीके के वर्ड आपने सुने होंगे। तो सीनियरिटी जो है ये एक रैंक सिस्टम होता है। मतलब ये एक जो सर्विस होती है, लेंथ ऑफ सर्विस की सीनियर और जूनियर के लिए दिखाता है। जैसे किसी की सर्विस मान लीजिए 37 ईयर्स है और किसी की सर्विस जो है अभी 24 ईयर्स ही हुई है, तो ये 37 ईयर्स वाला सीनियर होगा। ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ सर्विस जो होता है इसी को जो है इसके अकॉर्डिंग सीनियर और जूनियर बनते हैं। ठीक है। सीनियरिटी जो है प्रमोशन में काम में आती है या फिर करंट चार्ट ट्रांसफर में आती है टू सीनियर मोस्ट। जैसे कोई मान लीजिए कोई मतलब डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट का कोई डायरेक्टर वगैरह अगर कहीं पर बाहर जा रहा है अपना चार्ज छोड़कर, तो वो अपना चार्ज किसे देगा? जो कि उस डिपार्टमेंट में सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ उसके लिए चार्ज दिया जाएगा। फैसिलिटी लाइक वाटर अलॉटमेंट वगैरह की जो फैसिलिटीज होती हैं या फिर ट्रांसफर जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, कई बार सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होते हैं कि उनको पहले प्रेफर किया जाता है, तब भी ये सीनियरिटी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सीनियरिटी होती है। अब हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे, इसमें देखेंगे कि सीनियरिटी किस किस तरीके से बनती है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सीनियरिटी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आते हैं, जैसे अभी आप ये एमसीआरई का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें आप डीआर के थ्रू जा रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जा रहे हैं। तो इसमें जो है आपकी जो सीनियरिटी बनेगी वो बेस्ड ऑन मेरिट पर बनेगी। ठीक है। मेरिट जो आपकी होगी एग्जाम में, जो कि आपका जब ये रिजल्ट निकल कर आएगा तभी उसमें क्या होगा, रिजल्ट निकल कर जब आएगा उसमें वो रैंक डिसाइड करेगी। आपकी रैंक जो आएगी, जैसे मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी रैंक मान लीजिए 14 है और किसी और की रैंक मान लीजिए 16 है। ठीक है। तो आप जो 14 रैंक वाला जो व्यक्ति है वो ये सीनियर होगा। ठीक है। 16 रैंक वाले से इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने ड्यूटी को ज्वाइन किस दिन किया है। इसमें क्या है, सिर्फ ऑर्डर ऑफ जो मेरिट है, जो मेरिट जो बनती है उसके बेसिस पर सीनियरिटी डिसाइड होती है। सिलेक्टेड अर्लियर होल्ड हायर हायर सीनियरिटी, सिलेक्टेड लेटर जूनियर सीनियर। मतलब ये आपने डिपार्टमेंट में देखो, कुछ जो पहले मतलब ज्वाइन किए हुए होते हैं वो मतलब सीनियर होते हैं और जो बाद में ज्वाइन करते हैं वो जूनियर होते हैं। वो सिंपल है। बेस्ड ऑन कंफर्मेशन, अगर जैसे पहले क्या 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 होता था, 4 नवंबर 1992 से पहले जो कंफर्मेशन जो होता था पोस्ट के ऊपर, उसके बेसिस पर सीनियरिटी डिसाइड होती थी, बट इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 4 नवंबर 1992 से। तो ये केस अब अप्लाई नहीं होता। इन दो केसेस में बनता है, मतलब जो आप अगर डीआर से जा रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूट अगर आपका हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है इससे सीनियरिटी बनेगी। और जो पहले मतलब सिलेक्टेड अर्लियर जो पहले सिलेक्ट हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप CRE 2 से सिलेक्ट हुए हैं और अब जो है CRE 5 से सिलेक्ट होंगे, तो आप सीनियर रहेंगे इस केस में। ठीक है। तो ये एक चीज़ बनती है। फिर वेटिंग लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट कैंडिडेट। कभी कभी क्या होता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उसमें मान लीजिए ज्वाइन किया कई सारे लोगों ने, लेकिन कभी उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है तो वो रिजाइन दे देते हैं, या मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट की उसमें डेथ हो गई या कोई भी अन्य रीजन से जो है उनका जॉब जो है वो पोस्ट खाली हो गई। ठीक है। तो जो रिजर्व लिस्ट है, जैसा कि आपने देखा होगा एसएससी वगैरह ये सब भी जो रिजर्व लिस्ट निकालती है, वेटिंग लिस्ट निकालता है इनसे भी, तो उस केस में क्या होता है, कैंडिडेट जो न्यू वाले होते हैं वो ज्वाइन करते हैं। तो उस केस में जो सीनियरिटी है वो क्या मतलब कैसे रहती है देखिएगा। सिमिलर प्रोसीजर इसका अप्लाई होता है टू रिजर्व पैनल बेस्ड ऑन मेरिट। ठीक है। जो ओरिजिनल इसका यहाँ पर जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे वही जो है सिमिलर पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा वेटिंग लिस्ट वाले में भी। ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल सिलेक्शन पैनल, यहाँ पर कई बार क्या होता है, यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन पैनल होते हैं। जैसे क्या होता है, डिपार्टमेंट जो है रिक्रूटमेंट करता है जनरल बैच के थ्रू और स्पेशल बैच के थ्रू। जैसे मैं ICMR की बात करता हूँ, तो कई बार क्या करता है ICMR जो है एम्स के थ्रू भी जो है रिक्रूट करता है, और जो है ICMR खुद अपने आप भी रिक्रूट करता है। ठीक है। तो अभी 2 केस बन जाते हैं। ठीक है। एक तो ICMR ने खुद रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है और एक एम्स के थ्रू रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है। और इस केस में फिर ये रहता है कि अगर मान लीजिए इसका रिजल्ट एक ही दिन आता है, जैसे हमने सपोज किया 15 जून को अगर इसका रिजल्ट आया, तो इसमें रहता है कि जब एक ही दिन रिजल्ट आया है और बोथ बैच के कैंडिडेट जो है साथ में ही ज्वाइन करेंगे, तो सीनियरिटी कैसे डिसाइड होगी, कौन सीनियर कौन जूनियर कैसे पता चलेगा उस केस में। तो उस केस में कुछ रूल्स हैं यहाँ पर देखिएगा। इसमें जो है डिपार्टमेंट जो है रिक्रूटेशन जब डिपार्टमेंट ने दिया था, डिपार्टमेंट ने जो रिक्रूटेशन जब दिया था कि हमें इतने पोस्ट हमारे यहाँ वैकेंट है, हमें इनके अब मतलब खाली इसमें जो फिल कराना है पोस्ट, तो जब भी उसने रिक्रूटेशन दिया था एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज के लिए, तो इसमें क्या होगा, वाई जनरल वाई स्पेशल में से किसी भी उसके लिए, तो वो उससे डिसाइड हो जाता है कि उन्होंने कब दिया था। फिर क्रोनोलॉजी ऑफ रिकमेंडेशन लेटर, जो एग्जाम एजेंसी जो है सेंड करती है डिपार्टमेंट के लिए, जब रिजल्ट वगैरह आ जाता है, इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, तो एग्जाम एजेंसी क्या करती है, एक रिकमेंडेशन लेटर जो है डिपार्टमेंट को सेंड कर देती है कि ये गवर्नमेंट जो मतलब हमने जो निकाली थी वैकेंसी, उसमें ये जो कैंडिडेट हैं ये इन्होंने जो है इंटरव्यू क्लियर किया है, तो एक लिस्ट जो है लेटर बनाकर जो है डिपार्टमेंट को देती है। ठीक है। तो ये तरीका हो जाता है। फिर क्रोनोलॉजी ऑफ इंटरव्यू बोर्ड रिपोर्ट, जो इंटरव्यू बोर्ड रिपोर्ट होती है उस पर साइन कब हुए हैं। ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। उस पर साइन जिस पर लेट हुए होंगे वो फिर जूनियर माने जाएंगे, और जिस पर साइन जो है जल्दी हुए होंगे वो सीनियर मतलब वो सीनियर माने जाएंगे। ठीक है। मतलब जो इंटरव्यू जो बोर्ड रिपोर्ट आई थी उस पर जो इसको जो एक तरीके से रिजल्ट जो आया था उस रिजल्ट पर किसका रिजल्ट पहले साइन किया गया है, ये है इसका मैटर पूरा। ठीक है। तो एक तो यहाँ से जो मल्टीपल सिलेक्शन पैनल जब कई बार प्रोसेस यहाँ पर केस फंसता है तो किस तरीके से सीनियरिटी निकालते हैं, तो ये एक तरीका है। ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं सीनियरिटी ऑफ प्रोमोटीज। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट जो है प्रमोशन लेते हैं, उनके प्रमोशन करने के बाद सीनियरिटी कैसे कैसे क्या क्या बनी रहती है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑन DPC रिकमेंडेशन, आप जानते हैं कि जो DPC होती है वो रिकमेंडेशन देती है प्रमोशन के लिए। तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो कमेटी है रिकमेंडेशन करती है प्रमोशन के लिए। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनका ऑफिसर्स का जो है सीनियरिटी के अकॉर्डिंग प्रमोशन किया जाता है, बट उनकी जो सीनियरिटी है वो प्रमोटेड ग्रेड में भी वही रहेगी जो उनकी फीडर ग्रेड में थी। मतलब जो पहले प्रमोशन से पहले उनकी जो सीनियरिटी बनी हुई थी उन ऑफिसर्स के आपस में, वही सीनियरिटी जो है उनकी प्रमोटेड ग्रेड में भी वही सीनियरिटी सेम रहने वाली, सेम रहेगी। ठीक है। ऑन DPC रिकमेंडेशन सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट
फाउंड अनफिट, प्रमोशन हैज़ बीन गिवन टू जूनियर। देखिए कभी क्या होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो होती है, जब ये अपना केस एनालाइज मतलब कर रही होती है, मीटिंग वगैरह इसकी होती हैं, तो उस केस में लोग एनालाइज करते हैं कि कभी कभी क्या होगा कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट सीनियर है, जिसे प्रमोशन मिलना चाहिए था, उसे अनफिट पाया जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो जो प्रमोशन जो होता है वो उसके नेक्स्ट जो जूनियर होता है उसके लिए दे दिया जाता है। लेकिन बाद में यही सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होता है, ये इन फ्यूचर में उसके लिए जो है दोबारा अगर उसे प्रमोशन देना हो तो इस केस में इसमें क्या कहा गया है रूल में, दे डू नॉट अगेन सीनियरिटी ओवर जूनियर। मतलब जो जूनियर जो है इसे प्रमोशन जब दे दिया गया था तो ये उस समय फिर सीनियर, अब यहाँ क्या बन जाएगा, सीनियर हो जाएगा इसका। तो इस केस में ये कहा गया कि जो सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट जो पहले सीनियर था वो अब अगर दोबारा प्रमोशन भी उसका दिया जाएगा तो ये जो है सीनियर नहीं हो पाएगा, ओवर जूनियर, इस जूनियर का सीनियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि उस समय जो है इसे अनफिट पाया गया था तो इसको प्रमोशन नहीं दिया गया था, तो इसकी जगह प्रमोशन दिया गया था जूनियर के लिए, तो ये जूनियर जो है सीनियर रहेगा हमेशा, ठीक है। सीनियरिटी ऑर्डर फॉलो, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं भैया कि जो पहले अपॉइंट हो जाता है उसकी वो मतलब सीनियर रहता है, ठीक है। इसके अलावा प्रमोशन फ्रॉम मल्टीपल फीडर ग्रेड, इसमें ये बताया गया है मतलब प्रमोशन फ्रॉम मल्टीपल फीडर ग्रेड्स कि फॉर प्रमोशन के लिए कभी क्या होता है कि एक मतलब एक पोस्ट के लिए कई सारे उसमें क्या होता है कई सारी रूल्स बने हुए होते हैं एक पोस्ट के लिए। जैसे आपको मैं बताऊं, सपोज मानिए एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट एक बैकएंड पोस्ट है। अब इसके जो है प्रमोशन से यहाँ पर फिल किया जाना है, ठीक है, प्रमोशन से यहाँ पर फिल किया जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, 60% कोटा तो यूडीसी का है, 40% कोटा है स्टेनो का है। तो इसमें क्या होगा, 3:2 रेशो की एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है। एक लिस्ट जो है यहाँ पर प्रिपेयर की जाएगी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर जो है सीनियरिटी निकाली जाएगी, किस कौन सीनियर है कौन जूनियर है। फिर ए वाली पोस्ट में लिस्ट मेड बेस्ड ऑन सीनियरिटी लिस्ट बनती है, उसके बाद जो है प्रमोशन के थ्रू ये पोस्ट फिल की जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है कि जो कोटा जो होते हैं वो जो कोटा में उसमें किस तरीके के फिर क्या मैटर रहता है। तो ये देखिएगा जिसमें यहाँ जो कोटा रहता है उनके आपस में रेशो वाइज एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली जाती है, ठीक है, आपस में, और फिर उनको सीनियरिटी के अकॉर्डिंग लगा दिया जाता है। इसके अलावा प्रमोशन विदाउट कोटाज, जब कोटा नहीं होता है तो फिर प्रमोशन कैसा रहता है, प्रमोशन मेड फ्रॉम मल्टीपल ग्रेड्स नो विदाउट कोटा। तो इसमें जो है इसमें चूंकि इसमें क्या है, आप देखिएगा स्मॉल नंबर वैकेंसीज इसमें रहती हैं प्रमोशन में, कोटा किसी का है नहीं, सारे लोग इसमें जो है मतलब एलिजिबल इसमें रहते हैं। तो प्रमोशन इसमें क्या होगा देखिएगा, ऐसे मान लीजिए एग्जांपल समझिएगा, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट क्या है, एक बैकएंड पोस्ट है। इसमें यूडीसी से भी असिस्टेंट मैनेजर बनाए जाएंगे, स्टेनो से भी असिस्टेंट मैनेजर बनाए जाने हैं, और इसमें किसी का कोई भी कोटा नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ, एक कंबाइंड एलिजिबल लिस्ट बनेगी बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग सर्विस। उनकी जो है जो 5 ईयर्स जो है, इनकी जब 5 ईयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस जो है कंप्लीट हो रही होगी तो उसके आधार पर जो है यूडीसी उसके बेसिस पर स्टेनो की लिस्ट बना दी जाती है, और फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट जो है बैकएंड पोस्ट जो है इसके लिए प्रमोशन किया जाता है इनकी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग। अब इसमें भी दो केस आते हैं कि इनकी सीनियरिटी, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया है मैंने, अमित एक यूडीसी है, ठीक है, अमित क्या एक यूडीसी है जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट हो रही है 5 जनवरी 2024 के लिए, इसकी 5 साल की क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। वहीं विकास एक स्टेनो है, तो विकास की जो क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट हो रही है 10 फरवरी 2024 के लिए, तो इसमें सीनियर कौन रहेगा, क्योंकि इसकी जनवरी में कंप्लीट हो रही है तो ये सीनियर रहेगा, तो इसके लिए प्रमोशन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की एक लिस्ट बनाई जाती है। तो ये बताया गया कि विदाउट कोटा की जब यहाँ पर प्रमोशन होता है तो ये वाला मतलब इस तरीके से कोटा विदाउट कोटा की प्रमोशन इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या नेक्स्ट देखिएगा, रिलेटिव सीनियरिटी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट एंड प्रमोटीज। देखिए डिपार्टमेंट के अंदर जब डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर आप जानते हैं कि जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जो होते हैं कुछ में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले, ठीक है, और इसके अलावा जो है जो पहले से काम कर रहे होते हैं वो भी होते हैं। तो दो केस यहाँ पर बनते हैं, एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले होते हैं और एक जो प्रमोशन वाले होते हैं, दो होते हैं। तो इनमें से किसको एक पोस्ट जो वैकेंट है किसको प्रमोट किया जाएगा, तो इसकी सीनियरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ क्या वैकेंसी रजिस्टर। एक वैकेंसी रजिस्टर जो है डिपार्टमेंट को मेंटेन करना होता है, हर कोई डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट मस्ट मेंटेन वैकेंसी रजिस्टर और एंश्योर सीट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू FR फॉर डीआर एंड प्रमोटीज। मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो कि डीआर्स के थ्रू मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आए हैं या प्रमोटीज होने वाले हैं, उनकी सीट डिस्ट्रीब्यूटेड जो है उनकी परसेंट वाइज उस रजिस्टर में क्लियरली मेंशन होता है। कैन नॉट चेंज और रीस्टार्ट, इस रजिस्टर के लिए ना तो चेंज कर सकते हैं ना इसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्टर ओपन कर सकते हैं, कौन से केस में कर सकते हैं, रिक्रूट रूल्स, जब रिक्रूट रूल्स जो है ऑफिशियल पब्लिश किया जाए उन्हें गवर्नमेंट गैजेट में ऑन द फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम जो है गैजेट में रूल्स आते हैं तब वो एक रिक्रूट जो रूल्स न्यू रूल्स होते हैं तो ये एक रजिस्टर बनता है। इसके अलावा कोई ऑफिशियल अमेंडमेंट कोई हो रिक्रूटमेंट रूल्स के जो हैं उनमें कोई ऑफिशियल अमेंडमेंट जब होता है उनकी वजह से, जैसे कि जो परसेंटेज जो होता है प्रमोटीज का, जैसे अभी हमने डिसाइड किया ऊपर को देखा प्रमोटीज का परसेंटेज कौन सा था, तो उनमें कुछ चेंजेस हुआ है या फिर डीआर और प्रमोटीज के रेशो में चेंजेस हुआ है, कुछ भी ऑफिशियल अमेंडमेंट अगर हुआ है तो ये रजिस्टर जो है ओपन फ्रेश रजिस्टर किया जा सकता है, अदरवाइज कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होती है। इसके अलावा रोटेशन ऑफ वैकेंसीज समझिएगा, म्यूचुअल सीनियरिटी बिटवीन डायरेक्ट रिक्रूट एंड प्रमोटीज बेस्ड ऑन फिक्स्ड कोटा। इसमें एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, अगर मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू रेशो जो है 1:1 है, 1:1 मतलब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आए हैं और जो प्रमोटीज डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन पाने वाले हैं उनके अंदर जो रेशो है वो 1:1 है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से रोटेशन चलता है, जैसे फर्स्ट सीट अगर डीआर के लिए गई तो उसके बाद जो सेकंड सीट प्रमोटी के लिए, फिर थर्ड सीट डीआर के लिए, फिर फोर्थ सीट प्रमोटी के लिए। तो ये इसमें बताया गया है कि जो म्यूचुअल सीनियरिटी बिटवीन द डीआर एंड प्रमोटी बेस्ड ऑन फिक्स्ड कोटा, इनका जो होता है फिक्स्ड कोटा के थ्रू इनकी जो है सीनियरिटी डिसाइड की जाती है।
इनएजुकेट डीआर, कभी कभी क्या होता है कि डिपार्टमेंट में वो डिपार्टमेंट जो डायरेक्ट रिक्रूटिंग लेता ही नहीं है, बहुत समय तक उसमें जो है कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती है। तो उस केस में क्या किया जाता है, जिसमें बताया मैंने शॉर्टेज ऑफ कैंडिडेट, क्योंकि डीआर नहीं आ रहे हैं और फिक्स्ड कोटा यहाँ पर बना हुआ है कि जैसे एक सीट डीआर की तो सेकंड सीट प्रोमोटी के लिए है, तो फर्स्ट सीट फॉर डीआर जो है वो वैकेंट रह जाती है। तो उस केस में क्या यहाँ पर क्या होगा, रोटेशन लिमिट टू ओनली डीआर कैंडिडेट एंड प्रमोशन। तो इसमें क्या होगा, मतलब जो भी कैंडिडेट होते हैं उसका डीपीसी जो है एनालिसिस करके उनको प्रमोशन के लिए जो है एडवाइस करती है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड मतलब जो बैकेंड पोस्ट जो रह गई हैं उन्हें किसी भी एंगल में नॉट फिल बाई प्रमोशन से उन्हें फिल नहीं किया है, उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, जो कि डीआर की कोई वैकेंसी जब निकलती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, तो उसमें जो है उसे फिल कर लिया जाता है। इसके अलावा है फिर ज्वाइनिंग इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। ज्वाइनिंग इन सब्सिक्वेंट ईयर्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि कभी एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट ने निकाला, मान लीजिए डिपार्टमेंट ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला ये निकाला 2024 के अंदर, अब ज्वाइनिंग उस डिपार्टमेंट ने कब दी, 2026 के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये बीच में गैप हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट तो ओल्ड है बट ज्वाइनिंग सब्सिक्वेंट ईयर्स में हुई है, तो सीनियरिटी किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट निकाला है 2024 में और ज्वाइनिंग हुई है 2026 में। तो इस केस में जो है सीनियरिटी जब आपकी बनेगी वो बेस्ड ऑन एक्चुअल ज्वाइनिंग ईयर्स, जब आपकी एक्चुअल ज्वाइनिंग जिस दिन हुई है उस दिन से ही सीनियरिटी आपकी काउंट होगी। ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि इसका एडवर्टाइज तो बहुत पहले आ चुका है, 5 साल पहले या 6 साल पहले आ चुका है तो वहाँ से काउंट होगी, ऐसा नहीं है। बेस्ड ऑन एक्चुअल ज्वाइनिंग ईयर्स जो है वहाँ से ये काउंट होगी। नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ डीआर कैंडिडेट, तो सेम है, जब नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ डीआर कैंडिडेट तो प्रमोटीज जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के उनका क्या करते हैं, बंच बना देते हैं। तो इनका मतलब एक तरीके से ग्रुप कह सकते हैं, बंच बनाकर इनकी सीनियरिटी डिसाइड करके प्रमोट कर दिया जाता है। सीनियरिटी ऑफ एब्जॉर्वीज, जब गवर्नमेंट सर्वेंट को एब्जॉर्व कर लिया जाता है तो उस केस में सीनियरिटी क्या रहती है, तो देखिएगा जैसे क्या होता है आउटसाइडर्स ज्वाइनिंग और ऑफिस, जब कई बार आपके ऑफिस में आप देखेंगे कि आउटसाइडर्स आते हैं, ठीक है। आउटसाइडर्स जब आते हैं मतलब कई किसी और ऑफिस से आपके ऑफिस के अंदर उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है, तो इस केस में आपको याद रखना है ऑलवेज जूनियर टू द एक्सिस्टिंग स्टाफ, जो एक्सिस्टिंग स्टाफ है उससे भी जूनियर रहते हैं, ठीक है। सीनियरिटी बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर ऑफ देयर सिलेक्शन, उनका जो सिलेक्शन जो हुआ था उस प्रोसेस में उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो है सीनियरिटी रहती है और इस स्टाफ से जो है जूनियर वो रहते हैं, ठीक है। जो आउटसाइडर्स जो आते हैं ऑफिस में कई बार अदर डिपार्टमेंट से भी मतलब किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर ऑब्जर्व कर दिया जाता है, उसी डिपार्टमेंट में परमानेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर एक बनती है मिक्सिंग लिस्ट। मिक्सिंग लिस्ट क्या है, डीआर प्लस प्रोमिटीज प्लस एब्जॉर्वीज, इनकी एक लिस्ट बनती है। फिर इनकी ऑफिशियली सीनियर लिस्ट यहाँ पर इसे बोलते हैं और फिर इसके आधार पर जैसे इसमें डीआर को भी शामिल किया जाएगा, प्रोमिटीज को भी शामिल किया जाएगा, एब्जॉर्वी जो है उनको भी शामिल किया जाएगा, तो इसकी एक मिक्सिंग लिस्ट बना ली जाती है और फिर इसमें जो है वो लोग इसके बेस पर सीनियरिटी डिसाइड की जाती है। आउटसाइडर ज्वाइन लेट, आउटसाइडर अगर लेट ज्वाइन करते हैं नेक्स्ट ईयर में तो वो उस साल का अपना रोटेशन स्लॉट खो देते हैं और स्ट्रिक्टली टू बिलो ऑल एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय, ऑल एक्सिस्टिंग जो एम्प्लॉय हैं उनसे उनकी सीनियरिटी जो है मतलब बिलो जाती है, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट ईयर ज्वाइन किया तो उन्होंने उस साल का रोटेशन स्लॉट खो दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 और मोर पर्सन जो होते हैं, जब सिलेक्टेड 2 और मोर पर्सन सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, 2 और मोर पर्सनस के लिए फ्रॉम मतलब सिलेक्ट किया जाता है, डिफरेंट सोर्स से सिलेक्ट किया जाता है, तो इनकी एक सीनियरिटी की लिस्ट बनती है जिसको अप्रूवल जो है इसका जो है ये जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है वो उसका अप्रूवल देती है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही इनकी जो है सीनियरिटी डिसाइड होती है, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आता है कि सीनियरिटी आफ्टर डेपुटेशन, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जब ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई डेपुटेशन पर अगर गया है वहाँ पर वो डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसकी सीनियरिटी जो है वो इस कैसे डिसाइड की जाएगी इसकी सीनियरिटी, तो इसमें जो है फ्रॉम द अर्लियर ऑफ द 2 पोस्ट, इनमें से जो भी पहले हुआ होगा उसके आधार पर सीनियरिटी जो डिसाइड होगी। डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ डेपुटेशन की जो उसने पोस्ट अपना जो पोस्ट उसने संभाला हुआ डेपुटेशन का, ठीक है, जब से, और दूसरा जो है उसने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब ये है कि जब वो अपने ओल्ड डिपार्टमेंट में उस ग्रेड पर रेगुलर बेसिस पर जब से आया था, ठीक है, ओल्ड ग्रेड जो उसका था ओल्ड डिपार्टमेंट में जो उसका ग्रेड है जो भी मतलब अभी जो रेगुलर हुआ है उस ग्रेड पर जो है जब वो ओल्ड डिपार्टमेंट में आया था तब से वो रेगुलर मतलब उसकी सीनियरिटी मानी जाएगी, या फिर वो डेपुटेशन जब से उसने जो है अपने पोस्ट पर जो है जो अपने डिपार्टमेंट में जब से उसने डेपुटेशन पर अपना जो पोस्ट संभाला है तब से मानी जाएगी, ठीक है। इनमें से जो भी अर्लियर हुआ तो ये 2 कंडीशन इसमें बनती हैं। इसके अलावा है सीनियरिटी ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर विदाउट डेपुटेशन, अगर मान लीजिए डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया और कोई डेपुटेशन वगैरह नहीं है तो इस केस में सीनियरिटी का क्या इसमें है मैटर, तो ये देखो, तो इस केस में भी सेम वही है। इसमें हम देख सकते हैं ये वाला रूल एक तरीके से लागू होता है, जैसे ओल्ड डिपार्टमेंट में जब से वो रेगुलर बेसिस पर उस ग्रेड पर था तब से सीनियरिटी, या फिर इसमें जो है न्यू डिपार्टमेंट पर जब उसने चार्ज अपना ले लिया उस पोस्ट का तब से, इनमें से जो भी अर्लियर हुआ हो तो उस पैसे उसकी सीनियरिटी काउंट की जाएगी। स्पेशल कुछ केस होते हैं सीनियरिटी के, ऐसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था जो उसे टीबी, लेप्रोसी या पिक्लोसिटी जैसी कुछ उसे डिजीज हुई थी तो उसने जॉब को क्या कर दिया, क्विट कर दिया, ठीक है, मतलब उसने जॉब को नहीं गवर्नमेंट ने ही क्विट उसे मतलब क्विट कर दिया जॉब के लिए, ठीक है,
मतलब गवर्नमेंट ने उसे हटा दिया जॉब से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब उसका उसके कुछ समय बाद उसने दोबारा फिर वो मेडिकली फिट पाया जाता है, तो उससे डिपार्टमेंट क्या होता है, ओल्ड सर्विस पर उसके लिए जो उसकी जो सर्विस है उस पर उसे पोस्ट किया जाता है, और उसको जो सर्विस उसने पुरानी जो सर्विस कर रखी थी उसे सीनियरिटी में काउंट किया जाएगा आफ्टर री एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो उसे अब हम री एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उसको जो पुरानी जो सर्विस, अगर सपोज उसने 5 साल सर्विस कर रखी थी तो उसे सीनियरिटी में काउंट किया जाएगा, और जितने साल उसने सर्विस नहीं करी उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उन पुरानी सर्विस को भी ये काउंट करते हैं, बस इतना इसमें बताया गया है। सेकंड कंडीशन बनती है क्या, जब गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड हो जाता है, और सस्पेंड होने के बाद अगर वो कंप्लीटली एक्सोनरेट हो जाता है तो उसकी सीनियरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इस पर तो सस्पेंशन का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि जब सस्पेंड हुआ उसके बाद उस केस चला, उसके ऊपर जो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग जो चली, डिसिप्लिन प्रोसीडिंग के बाद वो कंप्लीटली एक्सोनरेट पाया गया, तो उसकी सीनियरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे मतलब सीनियरिटी रहती है नॉर्मली वही रहेगी। ठीक है, बैक डेट से। अगर मान लीजिए इसमें सस्पेंडेड समय में इसको कोई प्रमोशन आता है तो प्रमोशन उसके लिए दिया जाएगा। इसके लिए प्रमोशन में क्या होगा, फॉर प्रमोशन आफ्टर क्या होगा, एक्सोनरेटेड। अगर मान लीजिए प्रमोशन उसके इसमें आया और वो अगर उसके ऊपर पेनल्टी लग चुकी है, तो जैसे ही वो उस पेनल्टी को कोई मतलब पेनल्टी कौन सी, इसमें पेनल्टी की बात कर रहे हैं, जो पेनल्टी हमने रूल 11 में पढ़ी थी, माइनर पेनल्टी। ठीक है, माइनर पेनल्टी थी। माइनर पेनल्टी में क्या हुआ, प्रमोशन उसको दिया जाएगा आफ्टर एक्सोनरेटेड, जब पेनल्टी का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद में उसे जो प्रमोशन दे दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए प्रमोशन दे दिया जाएगा, और इस केस में अगर कंप्लीटली एक्सोनरेट हो जाता है तो उसे सीनियरिटी पर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। ठीक है, इंपोजिशन ऑफ माइनर पेनल्टी। ठीक है, माइनर पेनल्टी पर देखिएगा यहाँ पर ऑफिसर के लिए प्रमोटेड कर दिया जाएगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पेनल्टी बेस्ड ऑन डीपीसी रिकमेंडेशन। जैसे डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी होगी उस तरीके से वो एक्शन लिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट है, उस पर पेनल्टी लगाएगी लोअर रिडक्शन की। ठीक है, उसे मतलब क्या करेगा, नीचे वाली किसी पोस्ट पर उसे मतलब उसे ऐसी पेनल्टी लगाएगी कि नीचे वाली पोस्ट पर उसे चार्ज उसे दिया गया नीचे वाली पोस्ट का, तो उसको जो है अगर उसका प्रमोशन अगर होता हो तो उस तरीके से उसकी सीनियरिटी फिर कैसे डिसाइड होगी। तो इसमें क्या होगा, जो पेनल्टी इसका ऑर्डर बना हुआ उसमें लिखा हुआ कि टाइम ऑफ पेनल्टी क्या है, और उसका दोबारा जो उसको जो है अपने को सीनियरिटी रिगेन कर सकता है, दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये उसको उस पेनल्टी ऑर्डर है उसमें क्लियरली मेंशन होगा उसमें। ठीक है, और इसमें क्या होता है पेनल्टी, इसमें भी दो तरीके हैं कि विद इंक्रीमेंट पोस्टपोन्ड और विदाउट इंक्रीमेंट पोस्टपोन्ड। तो यहाँ पर आप देखिए जो विदाउट इंक्रीमेंट पोस्टपोन्ड है, तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट तो उसका रुकता नहीं है, इसमें कोई मतलब इसमें कोई इफेक्ट होता नहीं है, तो डज नॉट अफेक्ट फ्यूचर इंक्रीमेंट। तो उसकी सीनियरिटी जो है, अब उसकी सीनियरिटी इसकी सीनियरिटी जो बनेगी दोबारा वो ऐसे बनेगी जैसे मान लीजिए रिडक्शन हैड नॉट एक्टिव, मतलब कभी जो है उसका उस पद से कभी घटाया ही नहीं गया था, इस तरीके से उसकी सीनियरिटी बनेगी। लेकिन अगर इंक्रीमेंट विद इंक्रीमेंट पोस्टपोन्ड है तो उस केस में जब वो दोबारा अगर प्रमोट होता है तो सीनियरिटी जो है उसके जो उसकी सीनियरिटी बनेगी वो इस बात पर फिक्स की जाएगी कि उसने जो हायर ग्रेड पर वर्क किया था वो कितने समय उसने वर्क किया था। तो इसमें देखिए बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, जैसे उसकी जब पोस्ट उसके लिए रिडक्शन कर दिया जाता है तो उसके इसमें हायर ग्रेड पर उसने कितने ईयर तक वर्क किया है तो उसको ध्यान में रखा जाएगा सीनियरिटी के लिए, जब उसका विद इंक्रीमेंट पोस्टपोन्ड वाला केस होगा। लेकिन विदाउट इंक्रीमेंट पोस्टपोन्ड वाले केस में उसको जो कोई इफेक्ट नहीं करती फ्यूचर इंक्रीमेंट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो उसकी सीनियरिटी पर कोई ऐसा खास इफेक्ट नहीं है। उसकी जो सीनियरिटी बनेगी वो रिडक्शन हैड नॉट एक्टिव, मतलब कभी ऐसा उसे नीचे पद पर घटाया नहीं गया था, पुरानी सीनियरिटी बनी रहेगी। अगर शॉर्ट में तो ओल्ड सीनियरिटी इसकी बनी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा सेकंड इसमें और केस देखिएगा, इसमें नेक्स्ट है सरप्लस स्टाफ ट्रांसफर किया जाता है या फिर रीडिप्लॉयमेंट कर दिया जाता है। तो सरप्लस स्टाफ कई बार ऑफिस में क्या होता है, सरप्लस स्टाफ के लिए किसी न्यू ऑफिस में भेज दिया जाता है, तो न्यू ऑफिस में जो ट्रीटेड एज फ्रेश एंट्रेंट की तरह, मतलब फ्रेश जो कैंडिडेट होते हैं उनकी तरह इसके लिए इनके लिए ट्रीट करते हैं। पास्ट सीनियरिटी इनकी जो है लॉस होती है। लेकिन अगर ज्वाइंट सीनियर जैसे मतलब ज्वाइंट सीनियरिटी बनी जाती है, जब मल्टीपल सरप्लस स्टाफ के लिए सेम ग्रेड जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं न्यू ऑफिस के लिए, तो इन जो मल्टीपल स्टाफ गया है इन लोगों की आपस में जो सीनियरिटी थी वो सीनियरिटी इनकी आपस में वही बनी रहती है। ठीक है, लेकिन न्यू ऑफिस में क्या होता है, न्यू ऑफिस के जो वहाँ पर ऑफिस जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय उनसे सीनियरिटी इनकी जो है नीचे रहती है। ठीक है, इसमें क्या है वॉलंटरी ट्रांसफर, अगर वॉलंटरी ट्रांसफर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट लोअर पोस्ट पर लेता है अपनी मर्जी से तो जो है वो सीनियरिटी में सबसे बॉटम पर होगा अपनी न्यू ऑफिस में। इसके अलावा स्पोर्ट्समैन है, कोई चूज़ करता है, मतलब स्पोर्ट्समैन है कोई जिसे सिलेक्ट किया गया है विद नॉर्मल कैंडिडेट के थ्रू, तो उसकी सीनियरिटी जो है जो बेस्ड ऑन मार्क्स जो आए होंगे उसमें रिजल्ट में, तो उसी के बेसिस पर उसकी सीनियरिटी होगी। तो हमने यहाँ पर सीनियरिटी के लिए इसमें यहाँ पर सीनियरिटी के लिए पूरा अच्छी तरीके से देख लिया है। जितने भी केस बनते हैं सीनियरिटी वो मैंने सारे इसमें यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लिए और अच्छी तरह आपके लिए समझाने का प्रयास करूँगा। रूल्स हैं तो उम्मीद है थोड़ा बहुत समझने में आपको कोई समस्या हो तो वीडियो को आप अगर एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डीपीसी, क्योंकि डीपीसी के लिए और डीपीसी के अलावा एक और टॉपिक है उसके लिए भी मैं उसमें डिस्कस करूँगा। तो मतलब जो भी टॉपिक इसमें कुछ पुरानी वीडियोस मेरी डली हुई हैं उनमें जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस नहीं किए हैं पहले मैं वो वाले टॉपिक डिस्कस कर ले रहा हूँ, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर मैं मान लीजिए वीडियोस के लिए अपलोड नहीं कर पाया लास्ट टाइम पे, कभी भी अगर कोई मान लीजिए बिजी हो गया मैं, तो आपके लिए क्या रहेगा वो ओल्ड सिलेबस आप उन वीडियो से कवर कर सकते हैं और जो न्यू टॉपिक्स जो आप इन वीडियो से कवर कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।